अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 है जी, जिसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हमने कल डिस्कस किया है, हमें पता है कि ये प्लानिंग का चैप्टर है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग आइजा 300 जो कि प्लानिंग के ऊपर है। इसको हमने कहा कि जी आइजा 300 को हमने 3 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बुनियादी बातें हैं। अगर हमें इनका आइडिया नहीं होगा, इनके ऊपर हमारी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, तो आगे जाके मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमें समझ ही नहीं आएगी कि जी एग्जीक्यूशन में हमने क्या करना है और क्या चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर के अंदर बड़ी ही अहम बातें हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट की बात यहाँ पे असल में आएगी। वो जब आगे हम आहिस्ता से जाएंगे, आइजा 330 हम पढ़ेंगे, उसके अंदर और रिस्क को भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो हम टर्म्स काफ़ी यूज़ करते रहे हैं अभी तक, वो काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। कल मैंने आपको एक टर्म जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात होती है, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था। प्लीज़ वो आपने भूलना नहीं है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चंस पूछें, उसमें से अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करें। अदरवाइज वो आपने यूज़ करनी है वो टर्म्स, और वो यूज़ तभी करेंगे जब आपको आएंगी। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे रेलेवेंट जगह पे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे वहाँ पे। ठीक है। आप देखेंगे कि जब हम क्वेश्चंस इसके रिस्क के करने लगेंगे या प्लानिंग के करने लगेंगे, वहाँ पर जगह जगह पे वो ये वाली टर्म यूज़ करेगा। अगर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर हम इम्पैक्ट देखेंगे, तो वो ऑब्वियसली पता दो भाई है क्या। आगे बात समझ। चलें जी, आज हम चलते हैं। कल हमने थोड़ा सा देखा कि जी आइजा 300 हमारा कहता है कि आपने ऑडिट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, आपने ऑडिट प्लान के ऊपर काम करना है। थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया कि ऑडिट स्ट्रेटजी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है, कि पूरे का पूरा ऑडिट जो है उसके स्कोप, उसकी टाइमिंग वगैरह वो किस तरह आपने डिफाइन करनी है, उसके ऊपर बात थी। आज इसको डिटेल में देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं स्कोप को, कौन कौन सी चीज़ें टाइमिंग ऑफ ऑडिट को इंपैक्ट करती हैं। इस तरह तो डायरेक्शंस वगैरह को, आपकी ऑडिट टीम की एफर्ट को कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। देन हम ऑडिट प्लान के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया जी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मतलब कि आज अगर हम अपना कंटेंट की बात करें, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है जी हमारा। पहले तो बुक्स ज़रा पकड़ लें, बुक्स के साथ साथ चलना है प्लीज़ इंशाल्लाह। ये जो आई कैप की बुक है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, मोर देन सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये बुक बहुत अच्छी बनाई हुई है, और मैं इंशाल्लाह इसी से, मेरी कोशिश यही होती है कि कोई लाइन मिस ना हो, मैं आपको सारी साथ साथ चीज़ें क्लियर करवाऊँ। ठीक है जी। चलें, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी की अगर बात करें, तो वो कह रहा है कि भाई आपने टाइमिंग, डायरेक्शन, स्कोप ऑडिट का, इसको आपने सेट करना होता है इसके अंदर। तो इसको सेट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा जी मैंने ऑडिट के स्कोप को, स्कोप जब भी वर्ड आएगा स्कोप का, आपको पता ही है, आप अपनी लाइफ में भी यूज़ करते रहे कि जी सीए का क्या स्कोप है, बीएस का क्या स्कोप है, आईटी का क्या स्कोप, मतलब आप यूज़ करते रहे ना। स्कोप का मतलब क्या होता है कि जी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। ओके। अब इन चीज़ों को देखने के लिए कि ऑडिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, हमें क्या देखना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बातें आपको इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएंगी। वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने स्कोप को देखना है, मतलब देखें उसने 3 चीज़ें पहले ऊपर बताई हैं कि ऑडिट स्ट्रेटजी का मकसद क्या है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट को देखना, एंड ऑडिट प्लान की डेवलपमेंट के हवाले से गाइड करना। ये 4 चीज़ें हैं मतलब कि। ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, तो ओवरऑल जो मेन हेडिंग्स हैं उसकी, वो क्या है, आपने भाई स्कोप ऑफ ऑडिट को डिफाइन करना है। यू हैव टू डिफाइन द टाइमिंग ऑफ ऑडिट के कब कब कौन कौन सी चीज़ें होंगी, डेडलाइंस क्या होंगी, रिपोर्टिंग डेडलाइंस। देन आपने ये कहना है कि भाई डायरेक्शंस क्या, डायरेक्शन से मुराद क्या है कि भाई रिस्क असेसमेंट अप्रोच है हमारी, या कौन सी अप्रोच है, टेस्ट बेस्ड अप्रोच है, ये हम कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगनी है, सारी स्ट्रेटजीज के अंदर बातें आनी है। ठीक है। देन गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान हमें पता है डिटेल्ड होता है काफ़ी, तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी उसकी तरफ गाइड बस हमें करती है कि भाई आपने ऑडिट प्लान किस तरह देखना है, किस तरह बनाना है, ऑडिट प्लान बनना कब है, और उसके अंदर कॉन्टेंट्स कौन से होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान। बात आ गई समझ। तो 4 चीज़ें देख लेते हैं। पहले उसने कहा कि अगर आपने स्कोप को डिफाइन करना है, तो आपने ये कुछ चीज़ों को देखना है, कंसीडर करना है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपके स्कोप को बता रही होंगी। अगर तो स्कोप हमेशा एक ही होता, तो फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना कि आप डिटरमिन करें। भाई डिटरमिन क्या, पता तो है यही स्कोप है। वो कहते हैं भाई इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करती है। कोई बिजली की कंपनी है, कोई टेक्सटाइल की है, कोई ऑटोमोबाइल की है, कोई आपकी सीमेंट की है। इसी तरह आपके AFRF भी डिफरेंट है,
वो भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लगते हैं। फिर आपके रेगुलेटरी इदारे जो हैं वो डिफरेंट है भाई, बात आ रही है समझ। फिर आपकी साइजेज ऑफ एंटिटीज़ वो डिफरेंट है, कोई छोटी कोई बड़ी, नेचर ऑफ एंटिटीज़ डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें डिफरेंट होने की वजह से वो आपको प्रिंसिपल्स बता रहा है, गाइड आपको कर रहा है कि भाईजान ये गाइडलाइंस को आप लेकर अपना स्कोप डिफाइन करें। कौन सी गाइडलाइन? सबसे पहले उसने कहा कि AFRF को आप देख लें कि AFRF आपका है वो पता होना चाहिए ना कि भाई इसके ऊपर IFRS फुल लगने हैं या IFRS फॉर SME लगने हैं या AFRS फॉर SSE लगने हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO लगने हैं, भाई क्या लगना है इसके ऊपर। उसके बाद 5th स्केड्यूल लगना है कंपनीज एक्ट का, 4th स्केड्यूल लगना है, वो आता भी है हमें या नहीं आता, स्कोप तो पता हो ना पहले चीज़ का, इसलिए वो कहते हैं एक तो उसको देख लें। देन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, हाँ अगर इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि भाई आपने ये भी रिपोर्ट करना है, जैसे कि आप लोगों ने ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, ड्राइव पे भी पड़ा हुआ है स्टडी मटेरियल में, वो प्लीज़ वो देखें। उसके अंदर आप देखें कि ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स ही डिफरेंट हैं। अगर आप बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट। फिर आप इंश्योरेंस पे जाएंगे, इंश्योरेंस का डिफरेंट है, जो सादा कंपनीज है उनका डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि भाई जो आपको ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना कि रेलेवेंट इंडस्ट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो तो नहीं कुछ आपसे स्पेसिफिक मांग रही, क्योंकि करना तो वो भी पड़ेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमने फलां चीज़ें भी देखनी है, वो इस एंगल से भी चीज़ें देखनी है, इस लॉ को भी देखना है, बाद में जाके हम रिपोर्ट इशू कर दे सादा वाली, तो हम खुद फंसे हैं उसके अंदर, बात आ रही है समझ। तो आपने उसको भी देख लेना है। देन लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एंटिटी, अच्छा कंपोनेंट्स कहते हैं जी सब्सिडरीज आप समझ लें या ब्रांचेस समझ लें, ठीक है। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। कंसोलिडेशन का पता है भाई, थोड़ा बहुत जो लोग FR2 पढ़ रहे हैं साथ साथ उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें नहीं आइडिया। कंसोलिडेशन क्या है कि एक ग्रुप है, उसके 7, 8, 10, 15 जितनी मर्जी कर लो, उसकी सब्सिडरीज है। सब्सिडरी का पता ही है ना, जिसमें आपकी 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उसको सब्सिडरी बोलते हैं। अब अगर आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करना होता है। कंसोलिडेटेड से मुराद क्या है, एक तो उस पेरेंट कंपनी की अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। मैं थोड़ा सा इधर अगर बता दूं आपको कि मिसाल के तौर पे बात किसकी हो रही है, कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सादा अल्फाज में, अगर बस जान छुड़वानी है समझने के लिए तो कंपोनेंट्स में ब्रांचेज है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर आइज़ा है डिफरेंट से आइज़ा 600 जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़े CFAP 6 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसे। अच्छा जी, अब ये मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसको हम पेरेंट P कंपनी कहते हैं, P लिमिटेड, ठीक है जी। इसकी डिफरेंट सब्सिडरीज है। सब्सिडरी मतलब जिसमें 50% हमारी उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। एक फॉर एग्जांपल लोकल सब्सिडरी है, LS से मुराद मैं लोकल ले रहा हूँ, ठीक है। LS1 चलो इससे कर लेते हैं, मतलब है कि ये लाहौर के अंदर है। एक आपकी LS2 लोकल सब्सिडरी और है जी, वो कराची के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। एक आपकी फॉरेन सब्सिडरी है मिसाल के तौर पर, ठीक है। फॉरेन सब्सिडरी को भी थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स करना है समझना है तो अलग कर लेते हैं। एक फॉरेन सब्सिडरी लेट से UK में है जी, एक फॉरेन सब्सिडरी आपकी है USA में या इंग्लैंड में, कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है। मतलब दूसरे मुल्कों में भी तो हो सकती है ना भाई कि आपने उस कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो। बात आ रही है समझ आपको, क्योंकि सब्सिडरी की डेफिनेशन है तकरीबन पूरी दुनिया में एक ही है, हमने कौन सा खुद बनाई है, हमने भी चोरी की होगी ना। अच्छा, अब कानून ये कहता है, अगर हम अपने कानून की बात करें कंपनीज एक्ट 2017 की, तो कानून आप लोगों ने कैफ 7 भी होपफुली पढ़ा हुआ है, या नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। उसमें जब ऑडिटेड अकाउंट्स की बात आती है तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाईजान ये जो पेरेंट है ना, इसकी जिम्मेदारी है, एक तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी इंडिविजुअल बनेगी उसकी जाती अकेले की P लिमिटेड की, और एक वो इकट्ठी भी बनाएगा इन सब को लेकर भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो कितनी 4-5 कंपनीज होगी, टोटल कितने ऑडिट करवाएंगी या कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी बनेगी, तो कितनी बनेगी, इनकी बनेगी 6। कितनी बनेगी भाई, 6। इसकी एक अलग, सही है, इसकी अलग एक, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, 5 तो होगी। अब ये जो भाई साहब है ना पेरेंट हैं, ये एक इकट्ठी भी बनाएंगे, सही है, कंसोलिडेशन उसको कहते हैं। इन सब को क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट्स बोला जाएगा। अब जिस ऑडिटर ने इसका इकट्ठी वाली का ऑडिट करना है, अकेली का नहीं, अकेली में सही है, इकट्ठी का ऑडिट करना है, तो भाई इस हो सकता है ना कि इनके ऑडिटर ही डिफरेंट हो, ये पॉसिबल है।
स्पेशली चलो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ना कि दूसरे मुल्क के अंदर हो सकता है उन्होंने कोई अपनी ऑडिट फर्म उस मुल्क की रखी हो, इसने यूके की कोई रखी हो, इसने अपनी कहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कोई रखी हो, ये लेट से इसी यही है, ये भी पॉसिबल है कि इनकी भी अलग है, पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है। तो अगर भाई कंपोनेंट ऑडिटर कोई और है तो हमने उससे भी तो डाटा लेना है ना, क्योंकि इसका डाटा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इकट्ठी बननी है कंसोलिडेटेड उसके अंदर यूज होना है कि इस सब्सिडरी के इतने एसेट है, इस सब्सिडरी के इतने एसेट है, गुडविल वगैरह कैलकुलेट सारा कुछ होना है ना। तो भाई हमें फिर उस रेलेवेंट कंपोनेंट के ऊपर भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके ऊपर आइजा 600 आपका ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो आप वो भी साथ लिख सकते हैं, IFRS 3 होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड। किसका स्टैंडर्ड है? बिजनेस कॉम्बिनेशन का। वो ये बताता है कि जी ये बिजनेस कंबाइन मर्ज हुए भी हैं या नहीं, मतलब इसने बिजनेस को एक्वायर किया भी है नहीं। बेसिकली ये स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि कंसोलिडेशन सिर्फ तब होनी है जब कोई बिजनेस एक्वायर किया गया है, चलता हुआ बिजनेस जो कोई ना कोई एक्टिविटी भी कर रहा हो, ठीक है। तो IFRS 3 देन है जी आपका स्टैंडर्ड IFRS 10। ये मेन आपका कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात आई है समझ? तो ये दो मेन हैं, बाकी तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें, एसोसिएट्स आ जाएं अगर तो IAS 28 लग जाता है, जॉइंट अरेंजमेंट्स लग जाएं आ जाएं तो फिर आपका IFRS 11 वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो डिफरेंट है। खैर ये मेन मतलब स्टैंडर्ड्स है, ठीक है भाई। तो जब खैर आगे जाएंगे हम कहीं कहीं पे गुडविल के भी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर मैं इसको आपको बताऊंगा भी कि वो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो घबराना नहीं है अगर जिन लोगों ने R2 नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि सर अगर R2 नहीं पढ़ी हुई तो क्या ऑडिट करना चाहिए। भाई R1 का पढ़ा होना मस्ट है, R2 का पढ़ा होना मस्ट नहीं है, क्योंकि जितना इसमें आना होता है वो टीचर आपको उस जगह पे बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अभी आपको बता रही है क्योंकि कंपोनेंट का वर्ड आया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, तो मैंने कहा बता दूं। बात आई समझ कि आम तौर पे ये सब्सिडरीज को कंपोनेंट बोला जाता है, लेकिन अगर सब्सिडरी नहीं भी है फिर भी आपकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट, मतलब कंपनी आपकी एक ही है लेकिन आपकी लाहौर, कराची, मुल्तान वगैरह वगैरह ब्रांचेज है। अब भाई उन ब्रांचेज को भी तो देखना है ना, उसके अंदर भी तो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना कि स्कोप कितना है, पता लगे पहले ऑडिट पकड़ लें 2 लाख रुपए का, वो बाद में कहीं नहीं 15 तो ब्रांचेज हैं, उधर आना जाना ये वो, उधर की सारी एफर्ट्स वो, उसके पैसे कौन देगा। इसलिए भाई स्कोप आपका बड़ा बेहतर डिफाइन होना चाहिए। बात आई समझ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बिजनेस सेगमेंट IFRS 8 लिख लें साथ, IFRS 8, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट्स क्या है? बिजनेस सेगमेंट ये है कि भाई अगर आपका एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर ही डिफरेंट प्रिंसिपल लाइंस ऑफ बिजनेस हैं। प्रिंसिपल लाइन तो एक ही होती है ना, कैफ 7 में पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर के मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज आती है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर तो आपका एक ही बिजनेस हो तो फिर तो वही प्रिंसिपल लाइन, मतलब मैं टेक्सटाइल का काम करता हूँ दैट इज माई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। मसला होता है अगर मैं डिफरेंट काम कर रहा हूँ, टेक्सटाइल का काम भी कर रहा हूँ, मैं शुगर का भी कर रहा हूँ, मैं सीमेंट का भी कर रहा हूँ, अब इसमें से एक को प्रिंसिपल लाइन मैंने बनाना होता है। खैर वो वहाँ पे है कि वो किस तरह बनाते हैं, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट हियर। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट बिजनेसेस भी आप कर सकते हो ना, तो भाई फिर इसको हम कहते हैं बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड भी लगता है IFRS 8, सही है। इसलिए वो कह रहा है कि भाई ये भी समझ लेंगे कोई डिफरेंट तरह के बिजनेसेस तो नहीं है और उनके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो नहीं रिक्वायर्ड आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक टेक्सटाइल का है, एक आपका वही लोग क्या करते हैं जी, उसके शुगर मिल्स भी खोली हुई हैं। अब शुगर मिल के अंदर ही वो आम तौर पे आपको शायद आइडिया हो कि जो शुगर मिल्स होती हैं बिजली भी बना रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो उधर से गन्ना वगैरह होता है उसकी क्या उसे कह सकते हैं बाकियात उसकी, या वर्ड नहीं मुझे स्पेसिफिक आ रहा, मतलब जो बच जाता है पीछे जो शुगर वगैरह निकलने के बाद, उसको वो ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर यूज़ करके बिजली भी बनाती हैं अक्सर कंपनीज, ठीक है। अक्सर शुगर मिल्स मेरे ख्याल में तो तकरीबन बड़ी जितनी है सारी की सारी बनाती हैं, ठीक है। अब वो बिजली बनाना भी एक अलग रिपोर्टिंग सेगमेंट हो गया, आ रही है बात समझ। तो इस तरह ना डिफरेंट चीज़ें अगर आप एक ही अम्ब्रेला के अंडर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर रहे हैं चीज़ें, तो फिर आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या वो रेलेवेंट नॉलेज है भी हमारे पास या नहीं है। आइए बात समझ, ठीक है। देन आगे आप आ जाएं जी, मतलब ये जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बता रहा हूँ प्लीज़ साथ मेंशन कर लें,
क्योंकि मज़ा तभी आना पेपर करने का जब आप लिखेंगे कि जी एज पर, मतलब कि हम जब आगे पहुंचेंगे थोड़ा सा फिर आपको लिखना आएगा कि ऑडिट प्रोसीजर किस तरह लिखते हैं। तो आमतौर पे फिर आपने इस तरह लिखना है कि हम ये भी देखेंगे क्या हमने डिस्क्लोजर्स मीट कर लिए हैं एज पर IFRS 8, IFRS 10, IFRS 3 वगैरह वगैरह, मतलब जो भी रेलेवेंट होगा। क्या IAS 16 के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया है? हमने मतलब सादा बात नहीं कर देनी कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी है कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो फिर फ़र्क क्या हुआ भाई अच्छा पढ़ने में। आपने उधर स्टैंडर्ड का साथ हवाला लिखना है, एग्जामिनर को मज़ा ही आ जाए देख के, वो कहे यार क्या बात है, लड़का और लड़की पूरी तैयारी के साथ आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लाजमी हवाला देना है। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा एक समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगर आप चाहें तो मतलब रिवाइज करना हो क्विकली तो आप उधर से रिवाइज वगैरह भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या है। क्योंकि असल में देखिए मिस स्टेटमेंट जो होती है हमें पता है ना कि या तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत चूज़ की हुई है या चूज़ सेलेक्ट सही की थी, इम्प्लीमेंट गलत हो गया है, डिस्क्लोजर गलत है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अकाउंटिंग का इल्म होना तो ज़रूरी है ना। अगर पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या इस स्टैंडर्ड की, तो हमें कैसे पता लग गया कि उसने गलत चूज़ की, बात आई समझ। तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी चाहिए। देन नेक्स्ट आ रही रिपोर्टिंग करेंसी टू बी यूज। ये भाई बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि करेंसी कौन सी यूज़ होनी है और क्या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तो नहीं है कि पता लगे कोई और करेंसी हो, उसको ट्रांसलेट भी करना हो। पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टैंडर्ड IAS 21, लिख लें साथ ब्रैकेट में, वैसे IAS 21 यही है ना, आई गेस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का यही है, ठीक है। कि अगर आप डॉलर्स में कर रहे हैं तो आपने उसको PKR में, क्योंकि एक होती है आपकी रिपोर्टिंग करेंसी, एक होती है आपकी फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल से मुराद क्या है कि जिसके अंदर आप काम करते हैं। हो सकता है कि भैया आपका काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट का है, जैसे कि IT सर्विसेज वाले हैं, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट इनकी मोस्टली केसेस में होती है। लोकल ये कम काम करते हैं क्योंकि लोकल इतना है भी नहीं काम और लोग पैसा भी नहीं देते, ये मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। अब इनका तो सारी की सारी फंक्शनल करेंसी है ही डॉलर्स में, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ऑडिट करवाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए आपकी PKR में, पाकिस्तान रुपीज़ में। तो इसका मतलब डॉलर्स को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ट्रांसलेशन के दौरान तो मसले आ जाते हैं, रेट सही नहीं सिलेक्ट करते, अकाउंटिंग एंट्री उसकी सही नहीं होती, ठीक है। तो IAS 21 बड़ा ज़रूरी है। हमें भी तो पता होगा भाई, अचानक बार में आ रहे, हमें खुद ना ट्रांसलेशन उसकी करनी आती है तो फिर क्या ऑडिट करेंगे। ओके जी, इसलिए ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी स्कोप को डिफाइन करनी है। देन नीड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एडिशन टू एन ऑडिट फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। ये देखें उसने अलग से भी नीचे बता दिया, उसने कहा कि भाईजान कहीं कंसोलिडेशन भी तो नहीं करनी, ठीक है, इसको भी देख लें। ये ना हो कि पहले आप कहें जी ऑडिट करना है आपका, बाद में वो क्लाइंट आपसे कहे यार मेरा तो मतलब था पूरे का पूरा ही करना है। स्टैंड अलोन से मुराद क्या, अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी करना है और कंसोलिडेशन का भी करना है। हमें पहले पता ही नहीं था तो मसला हो जाएगा ना। इसलिए भाई वो पहले ही कह रहा है कि पहले समझ ले कि क्या नीड है। अगर आपको कोई इस तरह की कंपनी आ गई है कि उसकी 3-4 सब्सिडरीज हैं और आपने इसका करना है, इनका बेशक कोई और कर रहा हो अलग अलग, ठीक है, लेकिन आपने अगर इसका करना है तो भैया आप पे ज़रूरी है कि आप फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी करें। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी सिर्फ इसका कर रही है, ये सब का कोई और कर रहा है, ठीक है, स्टिल आपने 2 का करना है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने इसकी स्टैंड अलोन सादा वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकेली की होगी, और एक क्योंकि ये पेरेंट है, इनकी होल्डिंग है, तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, सब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ भी आप लिख लें IFRS 3, IFRS 10, वो भी लगेगा भाई, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। देन वेदर द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। भाई क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उनका, ये मैंने आपको शायद बताया था कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस ये लाजमी करती हैं कि लिस्टेड कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होना लाजमी है। लिस्टेड कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होना लाजमी, ये लिख लें। वैसे ये एक कानून कहता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस, वो ये कहती हैं कि भाईजान लिस्टेड कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होना लाजमी है। अदर देन लिस्टेड कंपनी का लाजमी नहीं है, रख लें तो बेस्ट प्रैक्टिस है, अच्छी बात है भाई। प्री ऑडिट हो जाएगा ना हर काम का, पहले भी एक ऑडिट हो जाएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है, कोई पेमेंट करनी है वगैरह वगैरह। तो अब ऑडिटर का काम यह है, पहले तो ये देखे कि भाई ये लिस्टेड है, दूसरी ये लिस्टेड है तो कंफर्म इंटरनल ऑडिटर तो होगा, अगर नहीं है तो ये नॉन कंप्लायंस कर रही है कंपनी लॉ की, वो भी हमने रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मोस्टली होता है उनका क्योंकि थोड़ी सी तो लिस्टेड कंपनी है, वो रखती हैं अपना इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर आउटसोर्स भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका अंदर का ही बंदा हो, रखना है उन्होंने, हो सकता है किसी और फर्म को उन्होंने कहा हो यार आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर दिया, ये भी सही है, होना चाहिए बस।
अच्छा, अब अगर है या नहीं है उसकी बेस पर फिर ऑडिटर ने ये सोचना है कि भाईजान क्या मैंने इसके काम को यूज़ करना है या मैंने इससे डायरेक्ट असिस्टेंस, ये पहले हो चुकी है बात है ना। इंटरनल ऑडिट में इंगेजमेंट टाइम पे आई बिलीव मैंने आपको बताया था कि इंगेजमेंट लेटर के अंदर भी सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है, आगे हम पढ़ेंगे, सही है, वो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस भी हो जाएगा। ओके, देन आगे एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। हाँ, ये भी देखेंगे भाई क्या पिछले ऑडिट अगर आपने ही किए हुए हैं इनके, मतलब है कि इफ इट इज़ रिकरिंग ऑडिट, क्योंकि हमने जब कल भी स्टार्ट किया था तो हमने कहा था आइजा 300 लिखा गया रिकरिंग ऑडिट को माइंड में रखते हुए, ठीक है। जो इनिशियल ऑडिट वाली बातें हो एंड पे वो आपको बता देगा, लेकिन वैसे ये सारा लिखा किस तरह हुआ है कि आप दोबारा से ऑडिट कर रहे हैं, मतलब अगले साल भी आ गए हैं आप ही, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर पिछले साल का कोई एविडेंस इस साल भी इस्तेमाल हो सकता है तो उसको भी कंसिडर कर ले। मिसाल के तौर पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, अगर कोई तब्दीली नहीं आई कंट्रोल्स के अंदर, उसी तरह के कंट्रोल्स हैं, तो भाई पिछले साल टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए तो थे, वही वाले क्या यूज़ हो सकते हैं इस बार भी। अदरवाइज अगर वो नहीं हो सकते आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने पड़ेंगे, मतलब आपका स्कोप बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, आपको दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, चेक करने पड़ेंगे जाके। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ली है और भाई वही वाले कंट्रोल्स दोबारा से एग्जिस्ट कर रहे हैं और पिछले साल वो ओके थे, तो हो सकता है कि आप उन्हीं के ऊपर रिलाई कर ले। इस तरह रिस्क असेसमेंट है, रिस्क देखने हैं, अगर कोई भी चेंजेस नहीं आई हुई एंटिटी के अंदर, सब कुछ वैसे का वैसा ही है तकरीबन, तो हो सकता है कि आप कहें यार दोबारा रिस्क असेसमेंट की नीड ही नहीं है, पुराने वाले एविडेंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ। बात आ रही है समझ। स्पेशली अगर लास्ट ईयर का एविडेंस नेगेटिव फॉर्म में आया हो, मतलब है कि उसकी बेस पर आपको कोई ऑब्जर्वेशन नज़र आ गई हो या कोई कंट्रोल की डेविएशन नज़र आ गई हो, मतलब कंट्रोल लिखा कुछ हुआ था हो कुछ रहा है, तो फिर आपने लाजमी उसको कंसिडर करना है कि भाई क्या वो जो पिछले साल वाली मिस स्टेटमेंट या कंट्रोल डेविएशन थी वो इस साल भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इस साल रिमूव हो जानी चाहिए ना वो, अगर नहीं हुई तो भाई फिर वो दोबारा उसको देखना पड़ेगा। आइए बात समझ, तो वो स्कोप को भी देख लें कि आपका काम कितना बढ़ना है उसकी बेस पे। देन इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन दी ऑडिट प्रोसीजर्स, भाई आईटी कोई आई है, कोई सॉफ्टवेयर आया, उसका देखें कि क्या काम, जाहिर है उससे आसान हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं अब तो वो ऑडिट को बड़ा ही ज़्यादा आसान कर देते हैं, कम काम करना पड़ता है खुद। इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स फिलहाल इतना ये आगे पढ़ लेंगे हम, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि कंप्यूटर की मदद से डाटा वगैरह को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसकी बेस पर लेजर्स वगैरह में से जो चीज़ें मतलब कि थोड़ी फिशी होती हैं, मतलब जिन पे कोई रिस्क असेसमेंट वगैरह आपने करनी होती है, जहाँ पे आपको शक हो कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वो निकल आती हैं बाहर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा जी संडे को जो एंट्रीज हुई हैं, संडे को तो ऑफिस बंद होता है, क्यों होनी चाहिए एंट्री, अगर हो गई है कोई एंट्री भाई वो मुझे संडे का मैं फिल्टर लगाऊंगा वो मेरे सामने आ जाए। तो इस तरह मतलब कंप्यूटर की मदद से अगर आप कोई हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है, ये आगे पढ़ लेंगे वैसे। देन आ गया था कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कवरेज एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट वर्क। ये भी सादा सी बात है कि भाई कब कब आपका कवर हो जाएगा ऑडिट, कौन कौन सी डेट्स पे आपने रिपोर्ट्स वगैरह देनी है, इनको देख लेंगे। कोई इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, इंटरम का आपको पता है, ठीक है, कि फुल ईयर से पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है उसका क्या असर होगा हमारे ऑडिट के ऊपर, उसको देख लें। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डाटा, हाँ क्लाइंट का जो स्टाफ है वो अवेलेबल है भी या नहीं है, और डाटा कब तक हमें मिलेगा, बात आ गई है भाई समझ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्कोप के अंदर हैं। अब इसके दो तरीके हैं इसको करने, एक तो ये कि रट्टा मारें, भाई वो रट्टा कितना मार लेंगे, वही बात है कि इतना कुछ है नहीं याद हो सकता। दूसरा है कि इसको समझें कि भाई अगर आप ऑडिट करने गए हैं एंड यू हैव टू डिफाइन द स्कोप, कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो आप किन किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, यही चीज़ें आएंगी आपके माइंड में कि भाई उसका AFRF क्या कहता है, उसके हिसाब से भी काम होगा। फिर अच्छा जी वो रेगुलेटरी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अच्छा कहीं वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं है, भाई वो काम ज़्यादा करना पड़ सकता है ग्रुप के अंदर, अच्छा उसकी ब्रांचेस कितनी है, उसके सेगमेंट्स कितने हैं, यही चीज़ें होती हैं ना। और ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी आप लिखें, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारी को याद करें लिखें। ये मतलब है कि आपकी तकरीबन मेरे ख्याल में 4 3 ये 11 है, 11 है, तो इस 11 में से आपको 6-7 भी याद रहेगी तो मोर देन सफिशेंट है। क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो वो ये आपको पूछेगा जी कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो स्कोप को डिफाइन करती हैं, तो आप ये मतलब 11 में से 7-8 तो मेरे ख्याल में वैसे ही लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा सोच समझ के भी चलें तो, ठीक। और एग्जैक्ट लिखना भी ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही है। अच्छा दूसरी अब चीज़ आ गई थी हमारी टाइमिंग की। हमने कहा था कि भाई आपने स्कोप को भी डिफाइन करना है, देन ऑडिट की टाइमिंग को भी डिफाइन करना है।
टाइमिंग में ये होता है कि आपने कब ऑडिट स्टार्ट करना है, की डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, कब कब कम्युनिकेट करना है, कौन कौन सी डेट्स के ऊपर आपने जो है रिपोर्टिंग देनी है, रिपोर्टिंग डेडलाइंस कौन सी हैं, तो उनको देखने के लिए हमने क्या चीज़ देखनी है, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज इंटरम एंड फाइनल स्टेज। पहले तो देखें एंटिटी ने जो आगे रिपोर्ट करना है किसी इदारे को, जैसे कि SCCP को, वो उसने कब कब करना है, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना भाई। अगर हमने ये सोचना है कि यार हम ऑडिट कब तक खत्म करेंगे, तो सबसे पहले तो ये सोचे ना कि भाई क्लाइंट ने आगे, अदरवाइज हम बाद में करके दे रहे क्लाइंट को, उसका क्या फ़ायदा। बात आ रही है समझ। अब जो फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून होता है ना जिन कंपनीज का, ये हमने पहले भी बात की हुई है, उनकी AGM 120 दिनों के अंदर, मतलब कि 28 अक्टूबर तक, उसी साल में 28 अक्टूबर तक होना मस्ट है। ये कैप 7 कंपनी लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कि जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून है, उन्होंने 120 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि 28 अक्टूबर, मैं आपको समझाने के लिए डेट बता रहा हूँ। बाकी अगर 31 दिसंबर है जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड, उनका भी आप 120 दिन गिन लें, आई बिलीव हमने वो भी गिना, शायद 29 अप्रैल या वट एवर, वो भी आप काउंट कर लें, ठीक है। क्योंकि स्नैरियो बन के आ सकता है ना कि इस कंपनी की रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या हो सकती है। वैसे वो कैप 7 में आएगा, इधर नहीं आएगा। तो भाई अब 28 अक्टूबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि AGM एनुअल जनरल मीटिंग से पहले 21 डेज बिफोर दैट यू हैव टू गिव नोटिस टू ऑल मेंबर्स एंड ऑडिटर वगैरह, ठीक है, आपने सबको नोटिस देना होता है। तो भाई 21 दिन पहले नोटिस जब आपने देना है, तो नोटिस के साथ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजनी होती है, क्योंकि वही तो अप्रूव होनी है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो इसका मतलब है कि 28 से पीछे आगे 21 दिन, तो 7 अक्टूबर बनता है, ठीक है। तो मस्ट है कि 7 अक्टूबर तक आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, अप्रूव्ड बोर्ड की तरफ से ओके हुए पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होने चाहिए उसके। अदरवाइज फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। एक्सटेंशन SCCP को अप्लाई करेगी, या अगर लिस्टेड है तो स्टॉक मार्केट को भी अप्लाई, मतलब वो अच्छी वाली ख्वारी है कि भाई हमें कोई 30 दिन की और एक्सटेंशन दे दें, हमारी AGM लेट हो जाएगी। नज़र में भी आ जाते हैं लोग, यार ये क्यों नहीं टाइमली काम। तो इसका मतलब भाई ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एंटिटी ने आगे कब करना है। इस तरह इंटरम में भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिव्यू वगैरह करवाना होता है, ठीक है, तो वो भी उन्होंने टाइमली सबमिट करवाना होता है, तो उसको भी आप देखें। बात आ रही है समझ। देन उसने कहा कि जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट, भाई कब कब मीटिंग होगी, क्या क्या उसके अंदर डिस्कशन होनी है, इसको थोड़ा देख लें। डिस्कशन विद मैनेजमेंट है दोस्त विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, भाई कब कब रिपोर्ट्स दी जाएंगी, कब क्या क्या उसकी टाइप क्या होगी। मिसाल के तौर पे जब आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है तो इंगेजमेंट लेटर होता है जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो पहले उसको ये बताया जाए, फिर आप उसे बताएंगे कि भाईजान जब बीच में भी कुछ कंफर्मेशन आपसे भी लेनी पड़ सकती हैं, फिर एंड पे जाके लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर आइजा 580 के मुताबिक वो भी हम आपसे लेंगे। उसके बाद हम आपको ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करेंगे, उसकी टाइप एक्सपेक्टेड टाइप ये है जो कि हम आइजा 210 के मुताबिक इंगेजमेंट लेटर के अंदर भी डालते हैं ना, हम उसको लिख देते हैं कि भाई ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रेगुलेशन 2018 के मुताबिक हम आपको रिपोर्ट देंगे, और साथ ही एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो बुक में नहीं लिखी, मैंने आपको कहा है कि उसको लिख लें कि भाई हो सकता है कि इन केस कोई मसला आ जाए तो फिर आपकी रिपोर्ट का जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो चेंज भी हो सकता है, मतलब हम बताते हैं ना उन्हें, तो ये सारा कुछ हमने बता देना है। देन क्या है जी अच्छा, इसमें एक मैनेजमेंट लेटर की भी बात की गई है। मैनेजमेंट लेटर भी हमें थोड़ा सा डिस्कस हमने किया होगा। अगर कंट्रोल्स की वीकनेस हो, कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज हो, तो हम उसकी बेस पर ऑडिट रिपोर्ट को ख़राब नहीं करते। वो सिर्फ एक केस है कि हम उसकी बेस पर क्वालिफिकेशन वगैरह लगाते हैं, वो हम पढ़ेंगे आइजा 570 के अंदर गोइंग कंसर्न के अंदर। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि रिपोर्ट के अंदर मसला हमेशा दो वजह से आता है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव या मॉडिफाई, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेम किस वजह से होती है, या तो मिस स्टेटमेंट हो मटीरियल, या फिर क्या हो स्कोप लिमिटेशन हो, एविडेंस नहीं मिला। ये हमने पढ़ा भी हुआ थोड़ा सा, मैंने आपको ब्रीफ बताया हुआ ना इसका, वो भूलना नहीं है क्योंकि वो इस तरह की टर्म्स बार बार यूज होनी है। लेकिन अगर कंट्रोल्स का मसला है, कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी है, तो सिवाय एक इंस्टेंस के, सिवाय एक केस के कंट्रोल्स की बेस पर कभी भी रिपोर्ट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिपोर्ट आपकी क्वालिफाइड, डिस्क्लेम, एडवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल्स क्लाइंट के अपने कंट्रोल्स हैं। अगर वो नहीं भी सही तो आपने भाई अपने प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना है हमेशा, ठीक है। बात आ रही है समझ। तो भाई जब कंट्रोल्स की बेस पर आपने नहीं करना, हाँ लेकिन कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी बतानी तो है ना भाई उन्हें,
कि भाई ये मसाइल हैं आपके आपके अप्रूव ही नहीं होते, अप्रूवल के बगैर आप लोग एक्सपेंसेस कर देते हैं, ठीक है, आपके लॉकर नहीं लगे हुए, आपके कैमरास नहीं लगे हुए, नीचे इतना खुला कैश पड़ा होता है, सही है। तो ये कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं, इनकी बेस पर सिवाय एक केस के कभी भी रिपोर्ट आपकी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। रिपोर्ट आपकी नेगेटिव होती है दो वजह से, या तो मिस स्टेटमेंट हो, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी गलत चूज कर लिया है, चूज सही किया है, इंप्लीमेंट गलत कर दिया है, या आपने क्या डिस्क्लोजर गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और या क्या है दूसरी सिचुएशन स्कोप लिमिटेशन, एविडेंस ही नहीं मिला, बड़ी कोशिश की एविडेंस लेने की, नहीं मिला, तो फिर तो मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल्स के केस में फिर डेफिशिएंसी कहाँ पे लिखनी होती है? मैनेजमेंट लेटर के अंदर। किसके अंदर? मैनेजमेंट लेटर के अंदर, एमएल के अंदर। तो ये भी भाईजान बता दें उनको पहले से कि सर हम आपको मैनेजमेंट लेटर देंगे। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको एक बताऊं या ना बताऊं, कंफ्यूज नहीं होना। मैनेजमेंट लेटर की समझ आ गई ना कि उसके अंदर लिखा होगा यार आप लोग जो है कैश के अंदर एक्सपेंसेस करते रहते हैं, देखें ये गलत बात है, कैश के अंदर करेंगे तो उसके अंदर लो एम्बेजलमेंट भी हो जाती है, कोई ट्रैक नहीं उसका रहता, मतलब आप उसको रिकमेंडेशन वगैरह भी, उसके नुकसान वगैरह भी, कंट्रोल वीकनेसेस आप बेसिकली बताते हैं। दैट इज़ योर मैनेजमेंट लेटर। ये जब टाइम आएगा ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैनेजमेंट लेटर, अभी टाइम नहीं आया, ठीक है। मैं आपके साथ एक्चुअल वाला मैनेजमेंट लेटर शेयर करूंगा जो कि क्लाइंट्स के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। ज़ाहिर है हर क्लाइंट डिपेंड करता है उसके कंट्रोल्स क्या हैं, डिफरेंट तरह की आपकी वीकनेस हो सकती है। फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन, पता ही नहीं है कौन कौन से फिक्स एसेट कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कंट्रोल वीकनेस है। अच्छा तो मैनेजमेंट लेटर हम देते हैं। अच्छा आप स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाईजान लिस्टेड कंपनी के केस में मैनेजमेंट लेटर देना मस्ट है। क्या बात समझ आई? लिस्टेड कंपनीज के केस में मैनेजमेंट लेटर इशू करना, ऑडिटर मस्ट इशू द मैनेजमेंट लेटर विच इंक्लूड्स द डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। वो उसकी डेफिशिएंसीज वगैरह उसमें लिखी होती हैं, उसमें मिस स्टेटमेंट की बातें नहीं आ सकती, क्योंकि मिस स्टेटमेंट वाली बातें कहाँ पे जाती हैं भाई? रिपोर्ट के अंदर। असल जो चीज़ है हमारी डॉक्यूमेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट है। मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, एविडेंस ना मिलना वगैरह, ये सारा कुछ किसके अंदर रिपोर्ट किया जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अगर वो क्या है? मटीरियल है। या वैसे लिख लें कहीं पे कुछ बातें, ठीक है। घबरा तो नहीं गए? सोची पिया तो बंदा गया, सोची नहीं पड़ना, ठीक है। फिलहाल इस बात की जितनी की समझ आ जाए बहुत है, नहीं भी आई तो भी यार बार बार आगे आना है। मैं जब भी आएगा इंशाल्लाह इसको खुल के, जितना उस वक्त खुलना होगा ना बाद में, उतना खोल के बताऊंगा आपको, ठीक है। घबराहट नहीं है। फिलहाल आप लिख लें ताकि, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना बंदे के माइंड में आते हैं, तो मैंने कहा वो क्लियर हो जाए आपके, जब भी ये आए माइंड में तो आपने इस चीज़ को देख लेना जो मैं लिखवाने लगा हूँ। देखें अगर हम ये कहें इसको, क्या हम इसको कह सकते हैं? इश्यूज, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? इश्यूज, मसाइल या प्रॉब्लम्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक। इसको बल्कि ये हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड। क्या है ये? अनरिजॉल्व्ड, जो हल नहीं किए गए मसाइल। अगर तो कोई मसला नज़र आया है, डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हुई है, आपने मैनेजमेंट को बताया, उन्होंने सही कर लिए एडजस्टिंग एंट्री पर, तो भाई वो मसला रहा ही नहीं है। मसला हमारा हमेशा होता है कि अनरिजॉल्व का, ठीक है। तो अनरिजॉल्व में भाई अगर तो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट में भी अगर मैं कहूं कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, मटीरियलिटी हम देख लेंगे आगे आइजा 320 में। अगर तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बड़ी कोई मिस स्टेटमेंट, कोई बड़ी गलती निकल आई है, ठीक है, या आप ये कह लें कि मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है। स्कोप लिमिटेशन वर्ड जब भी यूज होगा इसका मतलब एविडेंस नहीं मिला। क्या बोलना है? स्कोप लिमिटेशन का मतलब एविडेंस नहीं मिला। लेकिन ये नहीं कि पहली चीज चेक की एविडेंस नहीं मिला खत्म होगी कहानी। वो कहता है भाई अगर एक प्रोसीजर से नहीं मिला दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म करो, तीसरा प्रोसीजर, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते जाओ। जब थक हार के कह दो कि यार एविडेंस मिल ही नहीं रहा, तब जाके कहना स्कोप लिमिटेशन है। ये नहीं कि भाई पहली चीज कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं है, चलो जी रिकॉर्ड कर दो, एविडेंस नहीं मिला, नहीं। वो कहता है भाई दूसरे तरीके अपनाओ ना, ठीक है। इनवॉइस टेस्टिंग करो, चीज़ें चेक करो, ये बैलेंस बना किस तरह उस तरह, अगर वैसे वेरीफाई हो रहा तो फिर भी ओके, बात आई समझ। तो ये हद दर्जे पे जाके है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट ये है कि अगर मिसस्टेटमेंट नजर आई है, आपने जाके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है, मैनेजमेंट ने रिजोल्व कर दी, खत्म होगी। अगर मैनेजमेंट मान ही नहीं रही, कहती नहीं मैंने रिजोल्व करना, फिर वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। अच्छा अगर भाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या मटीरियल स्कोप लिमिटेशन है, तो दोनों के केसेस में हमें पता है कि इंपैक्ट किस पे आता है? इंपैक्ट ऑन
ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा उसका। किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर इममटीरियल मिसस्टेटमेंट है, ये भी तो सवाल हो सकता है ना आपका कि भाईजान मटेरियल नहीं है, अब क्या किया जाए? इममटीरियल में से तो उसको छोड़ दें, ना लिखें। हमने तो कहा कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड समथिंग अनडन, इसका मतलब है कि आपने इममटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि छोटी छोटी इममटीरियल मिलकर एक बड़ी मटेरियल बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई 10 12 15 छोटी छोटी मिलकर, वो अलग से तो उसका कोई असर नहीं था, रिपोर्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं था, लेकिन मिल मिला के वो इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि मटेरियल हो गई हैं, तो फिर भी उसका इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी इममटेरियल ही हैं तो फिर इनका इंपैक्ट कहाँ पे जाता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। ये हम पढ़ लेंगे बाद में कहाँ पे जाता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। अच्छा, अब एक अगला इशू कौन सा आ गया? अनरिजॉल्व है ना। अगला आ गया कंट्रोल डेफिशिएंसीज का। कंट्रोल डेफिशिएंसीज अभी कंट्रोल चेक किए हैं, कमज़ोर कानून कंट्रोल्स पाए गए हैं। इसको कहाँ पे लिखेंगे? मैनेजमेंट लेटर के अंदर। हमने भाई रिपोर्ट सारा कुछ ही करना है, कहाँ पे करेंगे? तो अब समझ आ गई थोड़ी सी बात कि अगर अनरिजॉल्व इशू है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका मसला जाएगा, उसमें बयान करेंगे। अगर इममटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर में बयान करेंगे। अगर कंट्रोल डेफिशिएंसी है तो वो कहाँ पे बताएंगे? मैनेजमेंट लेटर के अंदर बताया जाएगा। भाई आइए बात समझ थोड़ी, ठीक है? चलें आगे चलते हैं जी। तो इसने यही कहा कि भाई आप मैनेजमेंट लेटर वगैरह के भी बता देंगे। देन डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क भाई कब कब बताया जाएगा कि कहाँ पे हम पहुँच गए, कितना काम हो गया, उसके बारे में। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग एंड ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द इंगेजमेंट टीम। इंगेजमेंट टीम आपस में कब कब बैठेगी, कब कब डिस्कशन करेगी, कब कब काम रिव्यू होगा, इस सारी चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है? देन अब नेक्स्ट आ गया दी कंसिडरिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच विल डिटरमिन द फोकस ऑफ ऑडिट टीम्स एफर्ट्स। आप इसको लिख लें, फोकस ऑफ लिखा हुआ ना, आप लिख लें डायरेक्शन ऑफ ऑडिट टीम्स एफर्ट, क्योंकि पीछे उसने जो वर्ड्स यूज़ किया हम उसी के मुताबिक चलते हैं। उसने कहा था ना कि आपका स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, तो हम ये लास्ट वाली डायरेक्शन है कि किस किस चीज़ के ऊपर डायरेक्शन होगी, किस किस चीज़ के ऊपर एफर्ट ज़्यादा लगानी। तो उसने सबसे पहले कहा मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड। भाई मटीरियलिटी कौन कौन सी है, ये हम आइजा 320 के अंदर पढ़ेंगे, इसके साथ लिख लें आइजा 320, क्योंकि हमने हर चीज़ नहीं देखनी। हम एक एक रुपये की चीज़ देखने लग गए तो भाई ऑडिट कब कंप्लीट होगा, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हमने मटीरियलिटी के थ्रेशोल्ड बनाए होते हैं, अगर इससे नीचे वाली चीज़ देखनी ही नहीं है, इससे ऊपर वाली को देखना है, किस हद तक इससे ऊपर वाली को किस हद तक देखना है, आइजा 320 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? देन हाई रिस्क एरियाज ऑफ ऑडिट। ऑब्वियसली भाई जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर ही ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे ना, तो इसलिए हाई रिस्क एरियाज़ को भी पहले से देख लेंगे यार, कहाँ पे। अच्छा, क्या सब हमें रिस्क एरियाज पहले ही पता चल जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं पता चल सकते, अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, प्लानिंग लेवल है। हो सकता है कि आगे जाके मजीद भी कुछ परतें खुलें बातों की, तो जब खुलेंगी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करते जाते हैं हम। देन उसने कहा इम्पैक्ट ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑन डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। हाँ, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि भाई ये गोइंग कंसर्न के अंदर मसला हो सकता है, ये हो सकता है कि स्टॉक गलत लिखा हो, मतलब रिस्क मैं बता रहा हूँ, कुछ रिसीवेबल्स गलत लिखे हुए हैं, पेबल्स गलत हैं, रेवेन्यू गलत है, कैश बैंक का बैलेंस गलत है, डिफरेंट चीज़ें। तो भाई वो आपने देखना है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे उनका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है जी। देन ऑडिट अप्रोच की बात की जाएगी कि क्या हमने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करना है या नहीं करना, क्या हमने सिर्फ सब्सटेंटिव परफॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया हो ना दो तरह के मेन प्रोसीजर हैं, या इंटरनल कंट्रोल है या सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव परफॉर्म करना मस्ट है, इंटरनल कंट्रोल्स तब परफॉर्म करते हैं जब वो अच्छे हों, तब फिर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने, अगर वो अच्छे ही नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। एम्फसिस ऑफ मेंटेनिंग क्वेश्चनिंग माइंड, ये तो सादा सी बात है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वेदर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल, ये फिर वो कितनी की ट्रांजैक्शन है उस हवाले से, ठीक है जी। अब वो कहते हैं इन हवाले से फिर हमने क्या करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज को भी हमने डिफाइन करना है। भाई कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस किस तरह के एक्सपर्ट्स लोग हमें चाहिए होंगे, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखनी है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंगेजमेंट बजटिंग इंक्लूडिंग कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टाइम फॉर एरियाज वेयर देयर मे बी हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ज़रा बात समझ लें, वो ये कह रहा है भाई कि अब आपने बजट करना, बजट का पता ही ना, मतलब फ्यूचर में जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं वो एस्टीमेट पहले से आप एक एक्सपेक्टेड अपना बनाते हैं, तो उसको हम बजट कहते हैं।
अब वो आपसे ये कह रहा है कि भाईजान आपने आगे जो चीज़ें करनी हैं वही जो हमने ऊपर कही थी, रिपोर्टिंग डेडलाइंस वगैरह क्या है, डेडलाइंस को भी कंसीडर करना है, क्योंकि ऊपर तो हम बता रहे हैं ना उसके अंदर स्कोप के अंदर अपने कि भाई हमारा ये डेडलाइंस वगैरह हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर हम बता रहे हैं, लेकिन अब पहले डिसाइड तो करें ना कि भाई कब कब क्या क्या होगा, कॉस्ट इवन कितनी आएगी, पैसों का भी ज़रा सोचें। तो सारा कुछ हमने ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर ही देखना है। तो अभी थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो ये कह रहा है भाई कि सबसे पहले तो आपने जो है ऑडिट प्लान के अंदर अब ये बातें आने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये अब थोड़ी डिटेल्स के अंदर चीज़ें जाने लगी हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ऑडिट स्ट्रेटजी से आप निकल आएँ, अब थोड़ा सा ऑडिट प्लान के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में बताएं। ऑडिट प्लान विल सेट आउट, सबसे पहले रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आपका मतलब आपने किस तरह देखना है, उसके ऊपर आपने प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप्स हम इसको बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट यार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आइजा 330 में वैसे इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बार बार जब भी होगा मैं आपके लिए इसको ब्रीफली बताऊंगा ताकि आपके माइंड में हो गया यार रिस्क असेसमेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हर एरिया के ऊपर फोकस नहीं करना, हम इतने वेले नहीं बैठे हुए कि भाई उधर पूरा साल लगा के आ रहे, हमने रिस्क की एरियाज़ को देखना है। लेकिन क्या ये ज़रूरी होता है कि जिस जगह पर रिस्क को कन्फर्म है कि चीज़ ख़राब भी निकले? ऑब्वियसली नहीं भाई, रिस्क तो पहले असेस किया जाता है ना अपनी बेस पे, हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया, हमें लगा रिस्क हो सकता है कि सिर्फ रिस्क हो, एक्चुअल में चीज़ ना हो, लेकिन जहां पर रिस्क ज़्यादा होगा वहां पर एफर्ट ज़्यादा लगनी चाहिए ना, ये तो बात लॉजिकल है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं भाई पहले तो आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें रिस्क असेसमेंट के, फिर वो कहते हैं प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर आप इसके अलावा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से मुराद क्या है, सिर्फ रिस्क प्रोसीजर्स तो नहीं ना लगाने, रिस्क प्रोसीजर्स तो लगा लिए हैं, अब पता लग गया कि अच्छा स्टॉक के अंदर रिस्क है, रेवेन्यू लग रहा है कि यार अंडर स्टेट किया हुआ टैक्स से बचने के लिए, अब ये रिस्क है। आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, असल में जो ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव वगैरह परफॉर्म करने, वो अब परफॉर्म करने का वक्त हुआ जाता है, ये देखने के लिए कि क्या रिस्क असल में भी है, असल में भी चीज़ें ख़राब हैं या सिर्फ रिस्क है, ठीक है। तो वो देख लेना है। द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ऑडिट टीम मेंबर्स विल बी दोज नीडेड इन ऑर्डर टू, क्या हमने भाई करना होता है, हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। एक तो अपना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए SAAE, ये मैंने आपको बताया हुआ कि ऑडिट एविडेंस सादा बोलना ही नहीं है आपने, हमेशा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बोलना है आपने, ठीक है, ताकि आपके ये जुबान पे भी आए और फिर ऐसा ऐसा जब प्रैक्टिस करनी है तब भी कभी भी ऑडिट एविडेंस नहीं लिखना। मैं आपके टेस्ट खुद मार्क कर रहा हूँ, अगर ऑडिट एविडेंस किसी ने लिखा मैं वो उसको सीधा सीधा क्रॉस कर दूंगा भाई, ठीक है, वो गलत है। आपने हमेशा क्या लिखना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बात आई है समझ? अच्छा जी। एंड रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब देखिए ऑडिट रिस्क तो होगा ही होगा, लेकिन क्या अब ऑडिट रिस्क आ गया छोड़ दें काम को? नहीं भाई, हमने उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर, हर फर्म ने अपना एक बनाया होता है यार इतने % रिस्क को हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। तो आपने उस लेवल तक उसको लाने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, करी जाने हैं, मजीद अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रिस्क को ख़त्म करने के लिए नीचे आना है। अगर तो रिस्क ख़त्म हो ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा रिस्क है कि आपकी पहुंच से बाहर है, उसको कवर कर, फिर आप वो ऑडिट छोड़ दें अपना, वो ऑडिट ले ही ना, क्योंकि अपने से ज़्यादा रिस्क की चीज़ क्यों आपने उठानी है, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक आप लेकर आ सकते हो, जैसे मैंने शायद आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं फुल स्पीड से, ठीक है, और आगे कोई गाड़ी आ गई है अब एक तो तरीका ये है कि भाई वो गाड़ी में सीधा ठुकना है जाके, और उसका भी कबाड़ा आपका भी कबाड़ा। दूसरा आपने कहा यार ब्रेक को मैं इतनी ज़ोर से मारता हूँ कि हल्की सी जाके उसको लग जाएगी, या हल्का सा मैं थोड़ा सा गिर जाऊँगा, लेकिन बचत हो जाएगी बड़े लेवल की। तो आप ऑब्वियसली यही करेंगे ना, ये तो नहीं है कि रिस्क देख के वह घबरा के वो उधर से बाइक से जंप लगाया निकल के पीछे, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपने एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि इतना करीब हो जाता है मामला कि एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं होता, फिर आपको निकलना भी पड़ सकता है। गाड़ी में अक्सर इस तरह होता है कि इतनी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ठीक है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में आप जब जा रहे हैं ऊपर, तो वो ब्रेक अगर फेल हो गया, गाड़ी नीचे आई जा रही है, बंदे फिर क्या करते हैं भाई, निकल जाते हैं जल्दी से गाड़ी से, क्या चलो अपनी जान तो बचाएं, गाड़ी की खैर है, ठीक है। तो आपने यही इधर ऑडिट के अंदर भी करना है। देन आगे जी आपका ऑडिट रिस्क, उसने कहा आगे आके हम आपको बताएंगे तो फिर आपने क्या करना होता है, ऑडिट प्रोग्राम्स बनाने होते हैं हर फील्ड के, हर एरिया के। PPE का अलग से ऑडिट प्रोग्राम होगा भाई, इसके अंदर क्या क्या देखना है हमने,
स्टॉक का अलग होगा, रेवेन्यू का अलग होगा, हर चीज़ के अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम्स होंगे ताकि आप उनको देखें और उसके मुताबिक फिर काम करें। देन आ गया डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, आइजा 230 जो है वो हर स्टैंडर्ड के अंदर आपको कहेगा डॉक्यूमेंट करने का चीज़ें, तो जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वही कर लेना। मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होगी, तो ऑडिट स्ट्रेटजी सारी डॉक्यूमेंट कर लें। ऑडिट प्लान क्या होगा, ऑडिट प्लान को सारे को डॉक्यूमेंट कर लें। और फिर आपका क्या है, इसके अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं, बाहर में चेंजेस आ सकती हैं ऑब्वियसली, अगर कोई बाहर में चेंजेस आती हैं तो उनको आपने किस तरह एड्रेस किया है वो भी आपने इधर लिख देना है। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये था जी आज का। बाकी इंशाल्लाह कल इंटरम एंड फाइनल ऑडिट से स्टार्ट करेंगे और ये आपका जो है आइजा 300 ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों फिर इससे आगे बढ़ेंगे। टेस्ट लाजमी आपने दे दिया होगा वैसे अभी तक। जिन लोगों ने ऐसे मिस किया है उनके लिए ये 2 लेक्चर्स नहीं है आज और कल के, ये तो मैं इंशाल्लाह इंश्योर करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट अपने दें। ये देखें अच्छी हालत नहीं है ना कि अब इस तरह की हम फजूल सी हरकतें करें, क्योंकि आप लोग पढ़ने आए तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन यार उसके लिए फिर अगर आप टेस्ट ही नहीं दे पा रहे तो फिर मसला वही है ना कि आप फिर सीरियस नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को कंसिडर करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।